नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे साथियों। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम मरुस्थल का अध्ययन कर रहे थे। मरुस्थल के अध्ययन में हमने मरुस्थल की विशेषताएं पढ़ ली। कल की क्लास में हमने जाना कि रेत के टीले कैसे बनते हैं, कि भाई रेत के टीले के बनने के लिए प्रमुख शर्तें कौन सी है। तो हमने बात करी कि भाई जो हवा की गति है वो क्या होनी चाहिए, अत्यधिक तेज होनी चाहिए। दूसरी बात करी थी कि हमने कि जब हवा चले और जब रेत उड़कर जाए तो उसके जो रास्ता है उसके बीच में क्या होना चाहिए, कोई अवरोध उत्पन्न होना चाहिए, जिसके माध्यम से वो क्या है वो हो सके, वो रुक सके। अगर वो रुकेगी तभी रेत के टीले बनेंगे। और तीसरी चीज हमने बात करी थी कि भाई सर्वाधिक रेत की मात्रा हो, मतलब जहां पर ज्यादा रेत की मात्रा होगी वहां पर ही रेत के टीले बनेंगे। तो ये हमने बात करी थी कि भाई, और हमने उदाहरण दिया था कि अगर एक प्लास्टिक की बोतल बनानी है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, कि एक फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी, एक प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी, मजदूर की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। जिसी प्रकार से रेत के टिल्ले बनाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में हमने बात कर रहे थे कि भाई जो मरुस्थल है अपना, वहां पर रेत के टीलों के प्रकार कितने होते हैं। ये बात करी थी कि भाई रेत के टीलों के प्रकार कितने होते हैं, कि 8 प्रकार होते हैं। भाई कौन से होते हैं, कि भाई अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, बरखान, पैराबोलिक, तारा स्तूप, नेटवर्क, अवरोधी और सब्र काफिज। ये हमने पूरे के पूरे इनके बारे में बात करी थी। और कल की क्लास में हमने जो 5 जो रेत के टीले बनते हैं उनकी आकृतियों के बारे में हमने बात कर ली, कि भाई वो कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, वहां पर कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती है, उनकी क्या क्या विशेषता है, वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, इनके बारे में हमने कल की क्लास में बात करी थी। तो कल की क्लास में हमने सबसे पहले बात करी थी कि भाई अनुदैर्घ्य रेत के टीले क्या होते हैं, मतलब अनुदैर्घ्य रेत के टीले कैसे बनते हैं। तो हमने बात करी थी कि भाई ऐसे रेत के टीले जो हवा की दिशा के क्या बनते हैं, समानांतर बनते हैं, मतलब जिस दिशा की ओर हवा चल रही है उसी की दिशा की ओर क्या बनते हैं, रेत के टीले बनते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, हम अनुदैर्घ्य रेत के टीले कहते हैं। और हमने बात करी थी कि भाई यहाँ पर कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती है, कि भाई हमने बात करी थी कि घासी पाई जाती है, रेत कटक पाई जाती है और कारवा मार्ग पाया जाता है। कि भाई कारवा मार्ग क्या है, कि जहां पर जब मरुस्थल में जब हवाएं चलती है समानांतर, तो उसके बीच में जो रास्ता बच जाता है ना, उस बीच के रास्ते से ऊंटों का काफिला गुजरता है। जब ऊंट, वहां पर रहने वाले लोग हैं, वो वहां से बीच से गुजरते हैं, जहां पर कौन सी भूमि होती है, कठोर भूमि होती है, तो बीच से निकलते हैं। उस रास्ते को क्या कहते हैं, हम कारवा मार्ग। और कारवा मार्ग को हम क्या कहते हैं, घासी कहते हैं। क्या कहते हैं, घासी कहते हैं। और हमने बात करी थी कि भाई अनुदैर्घ्य जो रेत के टीले हैं उनके अन्य क्या क्या नाम है। तो हमने बात करी थी कि भाई रेखीय रेत के टीले और सीप। और हमने बात करी थी कि भाई पवनानुवर्ती, पवनानुमुखी, ये इसके अन्य नाम है। इसके बाद में हमने बात करी थी कि किसके बारे में, अनुप्रस्थ के बारे में बात करी कि भाई अनुप्रस्थ क्या है, कि हवा की दिशा में क्या बनते हैं, ये समकोण पर बनते हैं। क्या बनते हैं, समकोण पर बनते हैं। ये किसका छोटा रूप है, ये बरखान का छोटा रूप है। किसका, बरखान का छोटा रूप है। फिर हमने बात करी थी कि भाई बरखान क्या है, कि बरखान क्या है, अनुप्रस्थ रेत के टीलों का क्या है, बड़ा रूप है। ये भी समकोण पर बनता है। यह सर्वाधिक क्या है, विनाशकारी है, सर्वाधिक गतिशील है, अर्धचंद्राकार रूप में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार रूप में पाए जाते हैं। कि भाई सर्वाधिक बरखान या बरछान कहाँ पाए जाते हैं, कि भाई एक जगह है चूरू। चूरू में कहां पर पाए जाते हैं, भालेरी में पाए जाते हैं, और फलोदी में पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, कि और फलोदी में पाए जाते हैं, जोधपुर में पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं, ये यहाँ पर पाए जाते हैं साथियों। ये हमने बात करी थी। उसके बाद में हमने बात करी थी तारा स्तूप के बारे में, कि भाई एक जो बालू का स्तूप है वो हवा की दिशा में अपने अलग अलग भुजाएं निकाले हुए हैं, मतलब उनके अलग अलग मुंह फैले हुए हैं। ये हमने कल की क्लास में इसको एक एक डिटेल में इनके चित्र बनाकर हमने समझा था। आज मैं सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। ये बात करी थी। इसके बाद में हमने बात करी थी कि पैराबोलिक, पैराबोलिक क्या है, कि भाई जब हवाएं चलती है तेज गति में, तो कोई बड़ी वनस्पति जैसे रोइडा हो गया, खेजड़ी हो गया, बबूल हो गया, इनके अवरोध से जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं, पैराबोलिक रेत के टीले कहते हैं। ये सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं। मतलब अगर हम बात करें कि मरुस्थल में सबसे ज्यादा रेत के टीले कौन से पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं, ये पैराबोलिक पाए जाते हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे छठा जो हमारा है, वो उसका क्या नाम है, सब्र काफिज। सब्र काफिज रेत का टीला कब बनता है, कि भाई जब मरुस्थल के अंदर जो छोटी छोटी वनस्पति है, जो घास है, जो झाड़ियां है, उनके पास में जो रेत के टीले बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम सब्र काफिज कहते हैं। और ये कहाँ पर बनते हैं, ये सीमावर्ती जिले हैं जो हमारे वहां पर बनते हैं। तो हेडिंग डालो, कौन सा, हम राजस्थान में क्या पढ़ रहे थे, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसमें क्या पढ़ रहे थे हम, थार का मरुस्थल। क्या पढ़ रहे थे,
थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल में हम क्या पढ़ रहे थे? रेत के टीलों के प्रकार। कितने रेत के टीलों के प्रकार पढ़ लिए हमने? 5 पढ़ लिए थे। आज कौन सा पढ़ रहे हैं हम? छठा पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? छठा। और छठे का नाम क्या है? सब्र, सब्र काफिज। क्या नाम है? सब्र काफिज। इसमें क्या है कि भाई ऐसे रेत के टीले, ऐसे रेत के टीले, ऐसे रेत के टीले जो छोटी वनस्पति, छोटी वनस्पति जैसे क्या? घास या झाड़ के अवरोध से बनते हैं, के अवरोध से बनते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम? सब्र काफिज कहते हैं। इसके अन्य नाम क्या है? देखो, अन्य नाम, अन्य नाम है इसके बनेरा, बनेरा और लूनेटा, लूनेटा, लूनेटा। ठीक है। और ये कहां पर पाए जाते हैं? ये राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाए जाते हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? सीमावर्ती जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा सातवां कौन सा है? कि भाई हमने सातवें में बात करी थी कि भाई जो अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्य है, इसको जो रोग, इनके दोनों को जोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन सा है? वो है अवरोधी। कौन सा है? अवरोधी रेत का टीला। कौन सा है? अवरोधी रेत का टीला। देखो, नहीं, इन दोनों को जो जोड़ने का कार्य करता है वो नेटवर्क है साथियों। क्या है? नेटवर्क। देखो, नेटवर्क सातवां, नेट, नेटवर्क। अब देखो नेटवर्क क्या है? सातवां, यह है अनुप्रस्थ वे अनुदैर्य अनुदैर्य रेत के टीलों, रेत के टीलों को जोड़ने का, जोड़ने का कार्य करता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये शेखावाटी क्षेत्र में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में पाया जाता है। सप्रगापी, देखो ऐसे रेत के टीले जो छोटी वनस्पति जैसे घास झाड़ के अवरोध से बनते हैं उसे क्या कहते हैं हम? सब्र काफिज कहते हैं। इसका अन्य अन्य नाम क्या है? बनेरा, लूनेटा। अगर हम बात करें कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाए जाते हैं, या कहां पर पाया जाता है ये सब्र काफिज? ये राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में ये रेत के टीले बनते हैं। और नेटवर्क क्या है? ये अनुप्रस्थ व अनुदैर्य रेत के टीलों के रेत के टीलों को क्या करता है? ये जोड़ने का कार्य करता है। और ये कहां पर पाए जाते हैं? ये शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। लिखो इन दोनों को जल्दी। इसके बाद में लास्ट पढ़ते हैं, उसके बाद में हम मरुस्थल के जो कार्यक्रम चलते हैं मरुस्थल के अंदर उनको पढ़ते हैं। उसके बाद में हम मरुस्थल की कुछ विशेषताओं को पढ़ते हैं। उसके बाद में आज हमारी क्लास में क्या हो जाएगा? थार का मरुस्थल समाप्त हो जाएगा। जल्दी लिखो इसको।
लिखो जल्दी। एक और लिख लो इसमें, नेबरवा। नेबरवा, नेबरवा। ठीक है, लिख लिया। सब्र काफी। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं कि ये राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर पाए जाते हैं। कहाँ पर बनते हैं ये, कि जहां पर छोटी वनस्पति है, जैसे कोई झाड़ हो गई, घास होगी, उसके अवरोध से ये बनते हैं। उसके बाद में हमने बात करी नेटवर्क। नेटवर्क क्या है कि ये अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य रेत के टीलों को क्या करता है, ये जोड़ने का कार्य करता है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखो आगे, लास्ट 8वां प्रकार, इसके बाद में हम मरुस्थल के कार्यक्रमों की बात करते हैं। तो अब देखो, लास्ट बच्चा है अवरोधी। अवरोधी कहाँ पाया जाता है कि भाई ऐसे रेत के टीले जो किसी पठार, पहाड़ी या चट्टान के अवरोध से बनते हैं, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं कि ये जीवाश्म युक्त होते हैं। क्या होते हैं, ये जीवाश्म युक्त रेत के टीले होते हैं। और हम बात करें कि भाई इसके इसमें जीवाश्म क्या, जैसे तेल, गैस, ये सारी चीजें जहां पर पाई जाती हो। तो हम क्या बात कर रहे थे, आखिरी आखिरी बच्चा है हमारा 8वां, अवरोधी। 8वां प्रकार है अवरोधी। आठों का 8वां प्रकार आपको क्या होना चाहिए, याद। अवरोधी, अवरोधी देखो, ऐसे रेत के टीले, ऐसे रेत के टीले टीले जो पठार, पहाड़ी पहाड़ी या चट्टान के अवरोध से, या चट्टान के अवरोध से बनते हैं, अवरोध से बनते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जीवाश्म युक्त होते हैं। क्या होते हैं ये, जीवाश्म युक्त। जीवाश्म क्या क्या आते हैं देखो, तेल, गैस और कोयला। तेल, गैस और कोयला। देखो, अवरोधी ऐसे रेत के टीले जो पठार, पहाड़ी या चट्टान के अवरोध से बनते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, जीवाश्म। जिसे क्या कहते हैं कि हम अवरोधी कहते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म युक्त जो चीजें हैं वो पाई जाती, जैसे तेल, गैस, कोयला, ये सारी चीजें यहाँ पर ही पाई जाती है। लिखो इसको। इसके बाद में हम अगले अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और अगर देखो इसमें अन्य नाम लिखना चाहो तो, अन्य नाम, इसे क्या कहते हैं, होल बेग। होल बेग। अब देखो होल बेग क्या है, कि भाई होल बेग के बड़े रूप को ही क्या कहते हैं, हम द्रास कहते हैं। क्या कहते हैं, होल बेग के बड़े रूप को ही द्रास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रास। द्रास कहते हैं। ठीक है, लिखो जल्दी। और भी देखो इसमें अगर बात करना चाहो तो, होल बेग और द्रास के
पुनः निर्माण से, होलबेग के अपर्दन से, के अपर्दन से, क्वेस्टा का निर्माण होता है। किसका? क्वेस्टा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्वेस्टा का। अब ये क्वेस्टा कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक बार ये लिखो, इसके बाद में हम क्वेस्टा के बारे में लिखते हैं। यहाँ पे लिख लो, देखो ये क्वेस्टा जयपुर में, देखो ये कहाँ पाया जाता है? त्रिवेणी, और देखो विराटनगर, तीसरा देखो गोनेर, और चौथा बिछुड़ा, अब देखो अजमेर में कहाँ पाया जाता है? ये अजमेर में सिर्फ पुष्कर में पाया जाता है। कहाँ पर? अजमेर में, पुष्कर में। लिख लो इसको जल्दी से, ठीक है। अवरोधी, देखो ऐसे रेत के टीले जो पठार, पहाड़ी या चट्टान के अवरोध से बनते हैं। किससे बनते हैं? देखो अब याद करो आराम से कि अवरोधी भाई ऐसे रेत के टीले जो पठार, पहाड़ी या चट्टानों के अवरोध से बनते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म युक्त होते हैं ये रेत के टीले। यहाँ पर देखो तेल, गैस, कोयला पाया जाता है, और इसका अन्य नाम क्या है? होलबेग है। क्या नाम है? होलबेग। होलबेग के बड़े रूप को ही हम क्या कहते हैं? द्रास कहते हैं। और द्रास और होलबेग के अपर्दन से किसका निर्माण होता है? क्वेस्टा का। क्वेस्टा कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखो जयपुर में, त्रिवेणी, विराटनगर, गोनेर, बिछुड़ा, अजमेर में, पुष्कर में पाया जाता है। लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद में आगे बात करते हैं। लिख लिया? इसके बाद में हम मरुस्थल से संबंधित प्रोग्राम पढ़ते हैं। जल्दी लिखो। लिख लिया? आ गया अवरोधी? रेत के टीलों के प्रकार समझ में आ गया सारे के सारे? एक बार रिवीजन करवा देता हूं मैं किस में क्या है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए बस। मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको किसी भी प्रकार ये पूरा डिटेल में लिखना है साथियों। आपको पूरे के पूरे नोट्स बनाने हैं, तभी आपको फायदा मिलेगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो कोई मतलब नहीं। हर एक चीज आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। अगर याद होगी तभी आपको आगे फायदा मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैं पूरे के नाम लिख रहा हूँ, और फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसके माध्यम से याद कर लेना। आप देखो सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी? अनु देवी की बात करी थी। किसकी बात करी थी? अनु देवी की। अनु देवी की, ठीक है। उसके बाद में हमने बात करी थी अनुप्रस्थ की, अनुप्रस्थ की। फिर हमने बात करी थी बरखान की, फिर हमने बात करी थी तारा स्तूप की, इसके बाद में हमने बात करी थी पेरा बोलिक की, इसके बाद में हमने बात करी थी सब्र काफिज की, इसके बाद में हमने बात करी थी नेट वर्क की। इसके बाद में हमने बात करी थी आठवां अवरोधी। किसकी बात करी थी? अवरोधी की। अब देखो अनुदैर्घ्य में हवा की दिशा का क्या चलता है? टीले कहाँ पर बनते हैं? समानांतर। कहाँ बनते हैं? समानांतर। कहाँ बनते हैं? समानांतर। अनुप्रस्थ में कहाँ पर बनते हैं? समकोण पर। कहाँ पर बनते हैं? समकोण पर। इसमें भी कहाँ पर बनते हैं? समकोण पर,
और ये और क्या बनता है, अर्धचंद्राकार। क्या बनता है, अर्धचंद्राकार। तारा स्तूप क्या है, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो, एक से अधिक भुजाएं, ऐसे लिख लो, एक से अधिक, एक से अधिक भुजाएं। इसके बाद में पैराबोलिक में देखो, बड़ी वनस्पति के अवरोध से, बड़ी वनस्पति सब प्रकार इसमें छोटी, छोटी वनस्पति। नेटवर्क में देखो, अनुप्रस्थ प्लस अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य को जोड़ने का कार्य करता है। अवरोधी देखो, पहाड़, पठार और चट्टान, चट्टान के अवरोध से बनते हैं। ये सारे के सारे 8 के 8 आपको क्या करने हैं, नोट डाउन करने, और आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, क्योंकि जब तक इनको याद नहीं करोगे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आपको ये 8 याद हो गए तो आप राजस्थान का कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दो, इनमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान में, अगर जहां पर राजस्थान ज्योग्राफी पूछी जाती है, आप राजस्थान ज्योग्राफी का डिटेल अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप जो मेरी जितनी भी सारी क्लास है उसको ले, और मैंने एक एक चीज आपको बताई। अब देखो याद करने का सरल तरीका कैसे है, आपको याद कैसे करना है, अब आपको मेरे साथ में क्या करना है, दोहराना है। अब देखो, जो भी मैं चीजें बोल रहा हूँ उसको याद करने का प्रयास करना है। जो अनुदैर्ध्य रेत के टीले है वो कैसे बनते हैं, कि हवाओं के समानांतर बनते हैं। क्या बनते हैं, समानांतर बनते हैं। यहाँ पर कौन सी स्थल करते पाई जाती है, घासी, कारवा और कमेंट बॉक्स में बताओ, घासी, कारवा, और बताओ और कौन सी बनती है, रेत कटक। ठीक है, और इनके अन्य नाम क्या है, रेखीय, तलवार सादृश्य, पौनानुमुखी, पौनानुमुखी व्रति, ये सारे किसके नाम है, ये अनुदैर्ध्य के। अनुप्रस्थ क्या है, अनुप्रस्थ समकोण पर बनता है, हवाओं के समकोण पर। ये किसका छोटा रूप है, ये बरखान का छोटा रूप है। बरखान भी किस पर बनता है, समकोण पर। ये क्या है, अर्धचंद्राकार है। क्या है ये, अर्धचंद्राकार है। ये किसका बड़ा रूप है, अनुप्रस्थ का बड़ा रूप है। किसका रूप है, अनुप्रस्थ का बड़ा रूप है। ये क्या है, सर्वाधिक विनाशकारी है। क्या है, सर्वाधिक विनाशकारी है। क्या है, सर्वाधिक विनाशकारी, सर्वाधिक क्या है, गतिशील है। क्या है, सर्वाधिक गतिशील है। ये प्रसिद्ध कहाँ के है, ये चूरू के भालेरी के। कहाँ के, चूरू के भालेरी के। और कहाँ के, फलोदी के। कहाँ के, फलोदी के हैं। और बताओ इसकी ऊंचाई कितनी है, कि इसकी ऊंचाई है 10 से लेकर 20 मीटर तक। कितनी, 10 से 20 मीटर तक। और इसकी चौड़ाई कितनी है, 100 से लेकर 200 मीटर तक। कहाँ तक, 100 से लेकर 200 मीटर तक। तारा स्तूप जिसकी एक से अधिक क्या हो, भुजाएं हो। क्या हो, एक से अधिक भुजाएं हो। पैराबोलिक ये सबसे बड़ी जितनी भी वनस्पति है, जैसे कि रोहिड़ा हो गया, क्या हो गया, रोहिड़ा, खेजड़ी, खेजड़ी, बबूल, इनके जो अवरोध से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पैराबोलिक कहते हैं। ये पूरे राजस्थान में कहां पर पाए जाते हैं, ये राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक। कहां पर, पाली, पाली, नागौर, चूरू, सीकर, सीकर, ये यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सब्र काफी क्या है, ये छोटी वनस्पति है। क्या, छोटी वनस्पति के अवरोध से बनते हैं। अगर हम नेटवर्क की बात करें, कि नेटवर्क अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य को जोड़ते हैं। अवरोधी क्या है, पहाड़, पठार व चट्टान को क्या करते हैं, चट्टान के अवरोध से बनते हैं। ये आठों का आठों प्रकार याद हो गए आपको, इन्हीं प्रकार से इनको लिखना है एक बार। ठीक है, अब हम बात करते हैं मरुस्थल से संबंधित प्रोग्राम के बारे में। किसके बारे में, मरुस्थल से संबंधित प्रोग्राम। आ गया समझ में, हो गया सारे के सारे याद। सबसे मेन उद्देश्य क्या रहना चाहिए आप लोगों का, कि आपको याद होने चाहिए। अगर जब तक याद नहीं होंगे तो कोई मतलब नहीं है। याद करने सीखो चीजों को। अब देखो, मरुस्थल से संबंधित कार्यक्रम, मरुस्थल से संबंधित कार्यक्रम।
अगर हम मरुस्थल से संबंधित कार्यक्रम की बात करें तो हम सबसे पहले किसकी करेंगे, काजरी की। किसकी करेंगे, काजरी की। देखो कि भाई काजरी क्या है, CAZRI। काजरी की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले देखो, सेंट्रल सेंट्रल एरिड एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट। ठीक है, यह है काजरी के फुल फॉर्म। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या है, देखो, केंद्रीय केंद्रीय शुष्क अनुसंधान अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी, देखो, अब याद करो इसकी। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना हुई थी 1959 के अंदर। किसमें हुई थी, 1959 में हुई थी। किसकी स्थापना, काजरी की स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है जोधपुर के अंदर। कहां पर है, जोधपुर के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है कि जो मरुस्थल है ना, मरुस्थल के अंदर जो सूखा सहन करने वाली वनस्पति है उसका उसको लगवाना, क्या करना, उसको लगवाना और मरुस्थलीकरण को रोकना। इसके जो हम बात करें कि इसके कितने हेडक्वार्टर है, मतलब रीजनल क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं इसके, कि इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय। राजस्थान में कितने हैं, कि 3 है। 3 कहाँ कहाँ पर है, कि भाई अगर बात करें हम कि भाई बीकानेर, पाली और एक जगह और है, वो मैं बता दूंगा आपको। और बाकी अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 2 जगह और है। एक तो गुजरात के भुज में है और लद्दाख के लेह में है। कहां पर है, लद्दाख के लेह में है। ये सारे कहां पर है। और अगर हम बात करें कि भाई काजरी किन के सहयोग से स्थापित की गई, तो एक तो अमेरिका के सहयोग से और एक यूनेस्को के सहयोग से स्थापित की गई थी। तो देखो जल्दी से, अब देखो, स्थापना स्थापना 1959। प्रोग्राम किसका है ये, देखो, प्रोग्राम है ये केंद्र का। किसका है, केंद्र का। अगर हम बात करें कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर है इसका जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में है। अगर हम बात करें कि भाई किसके सहयोग से स्थापित की गई, देखो सहयोग, देखो सहयोग है एक तो यूएसए प्लस यूनेस्को। किसका है, यूएसए प्लस यूनेस्को का सहयोग है। अगर हम बात करें कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य उद्देश्य है कि मरुस्थल में सूखा सहन करने वाली, सूखा सहन करने वाली वनस्पति लगाना। क्या करना है, सूखा सहन करने वाली वनस्पति लगाना है। अब देखो इसने क्या क्या चीजें स्थापित करी, देखो इसने एक तो खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित करा, जोड़बीड़ बीकानेर में करा। और क्या करा, बेर अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थापित करा, यही जोड़बीड़ बीकानेर में स्थापित करा। पहले इसको लिख लो, इसके बाद में हम इसके रीजनल कार्यालय भी लिख लेते हैं और इसको और इसके पूरे जो भी है काजरी का ये लिख लेंगे। साथियों काजरी के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, उसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद भी आना चाहिए आपको, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1959 में। ये किसके सहयोग से बना था, ये अमेरिका और यूनेस्को के सहयोग से बनाया गया था। प्रोग्राम किसका है, ये केंद्र का है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जोधपुर में। इसका उद्देश्य क्या है कि भाई मरुस्थल में सूखा सहन करने वाली वनस्पति लगाना। क्या है, सूखा सहन करने वाली वनस्पति लगाना। जल्दी लिखो इसको।
ठीक है। और हम बात करें कि भाई इसके जो 3 रीजनल कार्यालय है वो कहाँ कहाँ पर है, एक बार लिख लो आप इसको जल्दी से। लिख लिया? अब देखो, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें साथियों, तो अगर आप ये उद्देश्य करो तो भी ठीक है, और मरुस्थलीकरण को रोकना तो भी ठीक है, दोनों ही इसके सही आंसर है। ठीक है। देखो, भारत में इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय, 5 क्षेत्रीय कार्यालय है। देखो, जिसमें से राजस्थान में 3, राजस्थान में 3, गुजरात में 1 और लद्दाख में 1। लद्दाख में 1। देखो, राजस्थान में कहाँ कहाँ पर है? बीकानेर, दूसरा पाली, और तीसरा है जैसलमेर। जैसलमेर गुजरात में है भुज, और लद्दाख में है लेह। कहाँ है लद्दाख में? लेह। लिखो इसको जल्दी से। इसके बाद में हम आफरी के बारे में पढ़ते हैं, लिखो जल्दी। लिख लिया? लिख लिया? अब देखो, अब बात करते हैं हम आफरी के बारे में। आफरी क्या है कि भाई एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका क्या नाम है कि भाई शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। क्या नाम है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है कि भाई इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? जोधपुर में है। इसका उद्देश्य क्या है कि ये सूखा जो भी मरुस्थल है वहां पर सूखा सहन करने वाली वनस्पति को लगाना। किसको? सूखा सहन करने वाली वनस्पति को लगाना। ये किसका उद्देश्य है? ये शुष्क वन अनुसंधान संस्थान का उद्देश्य है। हम बात करें कि इसमें क्या क्या कार्य करें कि भाई देखो, राज्य सरकार ने राजस्थान में जो जैसलमेर का कुलदरा गांव है वहां पर क्या लगवाया? कैक्टस पार्क लगवाया। क्या लगवाया? कैक्टस पार्क लगवाया। और हम बात करें और क्या कि खजूर अनुसंधान संस्थान की स्थापना करी। और बात करें बेर अनुसंधान की स्थापना करी। कहाँ पर? जोड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ पर करी? जोड़बीड़ बीकानेर में। यह हम देखते हैं अब किसके बारे में? आफरी के बारे में। देखो, आफरी, इसके फुल फॉर्म क्या है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो, अगर कोई मीनिंग में मिस्टेक हो जाए तो बुरा मत मानना, ठीक है। अब देखो, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान।
ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी देखो, स्थापना स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है इसका जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है, और हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है इसका? मरुस्थल में सूखा सहन करने वाली वनस्पति लगाना। सूखा सहन करने वाली वनस्पति लगाना। वाली वनस्पति लगाना। ठीक है, वन। और क्या क्या स्थापित करा इसने देखो, एक और देख लो। राज्य सरकार ने राज्य सरकार ने कैक्टस कैक्टस पार्क की स्थापना कैक्टस पार्क की स्थापना करी। कहां पर? कुलधरा गांव जैसलमेर में। कहां पर? कुलधरा गांव जैसलमेर में। कहां पर करी? कुलधरा गांव जैसलमेर में। देखो, आफ्री एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1985 में। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? जोधपुर। उद्देश्य क्या है कि मरुस्थल में सूखा सहन करने वाली वनस्पति लगाने। ये प्रोग्राम किसका है? ये केंद्र का प्रोग्राम है। ये भी प्रोग्राम किसका है? केंद्र का। देखो, प्रोग्राम है ये केंद्र का। ठीक है, और यहाँ पर राज्य सरकार ने क्या करा? कैक्टस पार्क की स्थापना करी है। और भी देखो, एक तो बेर अनुसंधान संस्थान है और एक खजूर अनुसंधान संस्थान की स्थापना करी है। लिख लो, फिर वो भी 2 लाइनें लिखनी है, वो इसी में ही लिखनी है आपको। ठीक है, जब तक मैं साई डाल लेता हूँ इसमें। जल्दी लिखो। लिख लिया? लिख लिया होगा अब तो। अब देखो, इसी में 2 लाइनें और लिखनी है। ठीक है, यहां पर खजूर अनुसंधान अनुसंधान इसने इसने लिखो, इसने खजूर अनुसंधान की स्थापना जोहड़बीड़ जोहड़बीड़
बीकानेर, बीकानेर में करवाई। और देखो बेर अनुसंधान की स्थापना भी कहाँ करवाई, भी जोड़ बेड़ बीकानेर में करवाई। कहाँ करवाई, जोड़ बेड़ बीकानेर। लिखो जल्दी से ये दोनों लाइन इसमें। इसके बाद में हम सूखा संभावित कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसकी करते हैं, सूखा संभावित कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मरुस्थल में और कौन से कार्यक्रम चले, कौन से सन से लेकर कौन से सन तक चले, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। लिखो जल्दी से इसको। लिख लिया, लो हट जाता हूं मैं, लिखो, लिख लिया। देखो खजूर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जोड़बीड़ बीकानेर में। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि खजूर अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पर है, कि जोड़बीड़ बीकानेर में। बेर अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पर है, कि जोड़बीड़ बीकानेर में। आफरी की स्थापना कब हुई, 1985 में। आफरी की स्थापना कब हुई, 1985 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका उद्देश्य क्या है कि मरुस्थल में जो सूखा संभावित क्षेत्र है वहां पर ऐसी वनस्पति को लगाना जो सूखा सहन कर सके। क्या कर सके, सूखा सहन कर सके। ठीक है, लिख लिया। अब देखो, अब हम बात करते हैं सूखा संभावित कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई, केंद्र और राज्य का कितना बजट है, कितने जिलों में चल रहा है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूं तो आपको लिखना है। देखो साथियों, सूखा संभावित क्षेत्र ये किसका प्रोग्राम है, ये केंद्र का प्रोग्राम है। किसका प्रोग्राम है, केंद्र का। ये कब से लेकर कब तक चला, ये 1974-75 में चला था। कहां पर, 1974-75 में चला था। इसमें बजट कितना कितना है, कि केंद्र सरकार का बजट है 75 और राज्य का कितना है, 25% बजट है। अगर हम बात करें कि भाई ये कितने जिलों में चल रहा है, ये राजस्थान के 11 जिलों के 32 विकास खंडों में चल रहा है। कितने में, 11 जिलों के 32 विकास खंडों में चल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, कि जो सूखा जो क्षेत्र है वहां पर, सूखा क्षेत्र को समाप्त करके क्या करना, वहां पर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। क्या करना है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना साथियों। ठीक है, मेरे क्या गला बहुत सूखता है ना, इस वजह से मेरे को बोलने में बहुत दिक्कत होती है साथियों। देखो पता नहीं गले को क्या हो गया मेरे। सूखा संभावित क्षेत्र। देखो इसकी शुरुआत कब हुई थी, देखो शुरुआत, अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1974 से 1975। ठीक है, बजट देखो इसका, बजट 75 केंद्र का और 25 राज्य का। ये सेंटर का हो गया और ये स्टेट का हो गया। ठीक है, अगर ये प्रोग्राम की बात करें तो ये पूर्ण प्रोग्राम किसका है, ये प्रोग्राम है केंद्र का। किसका है, केंद्र का। ठीक है, यह है राजस्थान के 11 जिलों के 32 विकास खंडों, 11 जिलों के 32 विकास खंडों में चल रहा है। देखो इसका उद्देश्य, सूखा क्षेत्र समाप्त करके सूखा
क्षेत्र समाप्त करके अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लिखो जल्दी से। देखो सूखा संभावित कार्यक्रम, ठीक है, सूखा संभावित क्षेत्र लिख देगा कार्यक्रम में, है ना। सूखा संभावित प्रोग्राम लिख लो यहाँ पे, प्रोग्राम, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1974-75 में। इसमें बजट किसका कितना है कि केंद्र का 75 और राज्य का 25%। प्रोग्राम किसका है? पूरा केंद्र का। ये राजस्थान के 11 जिलों के 32 विकास खंडों में चल रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? सूखा क्षेत्र को समाप्त करके अर्थव्यवस्था को क्या लाना? पटरी पर लाना। लिखो इसको जल्दी से। इसके बाद में हम मरु विकास कार्यक्रम की बात करते हैं। किसके करते हैं? मरु विकास कार्यक्रम की। जल्दी लिखो इसको। लिख लिया? ठीक है। सूखा संभावित प्रोग्राम समझ में आ गया। शुरुआत कभी हुई थी? 1974-75 में। बजट किसका कितना है? केंद्र का 25 और राज्य क्या? केंद्र का 75, राज्य का 25। अगर प्रोग्राम केंद्र का है ये और राज्य के 11 जिलों के 32 विकास खंडों में चल रहा है। उद्देश्य क्या? सूखा क्षेत्र को समाप्त करके अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, यह है इसका उद्देश्य। अब देखो हम मरु विकास कार्यक्रम की बात करते हैं। देखो अब मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखो शुरुआत इसकी शुरुआत हुई थी 1977-78 में। कब हुई थी? 1977-78 में। इसमें बजट किसका है? इसमें भी बजट वही है। कितना? 75 केंद्र का और 25 राज्य का। ये हो गया सेंटर और ये हो गया स्टेट, ठीक है। 75 केंद्र का और 25 स्टेट का। अब देखो ये प्रोग्राम किसका है? ये प्रोग्राम भी किसका है? ये प्रोग्राम भी केंद्र का है। केंद्र का किसका है? प्रोग्राम भी केंद्र का। इसमें देखो ये राजस्थान के, यहां से लिखो, यह है राजस्थान के 16 जिलों, ये कितनों में चल रहा है? 16 में। 16 जिलों के 85 विकास खंडों, 85 विकास खंडों, 85 विकास खंडों में चल रहा है। इसका भी उद्देश्य क्या है? वही इसका उद्देश्य है, सूखा क्षेत्र समाप्त करना। सूखे को समाप्त करके, समाप्त
करके अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। लिखो जल्दी से। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1977-78 में है। इसका बजट कितना है भाई? 75% कौन देता है? केंद्र देता है। 25% स्टेट देता है। और प्रोग्राम किसका? केंद्र का। यह राजस्थान के 16 जिलों के 85 विकास खंडों में चल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? सूखे को समाप्त करके अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। लिखो इसको जल्दी से। और ये हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है? मरुस्थल, थार का मरुस्थल समाप्त हो रहा है। आज की क्लास हम थार के मरुस्थल को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। साथ ही मेरा गला बहुत सूख रहा है, इस वजह से थोड़ा आपको ऐसा नर्वस लग रहा हूँ मैं, या आप ऐसे जो कल जो रोज जोश वाली फीलिंग रहती है वो नहीं रह पाएगी। क्यों पता नहीं, मेरी जो टंग है वहां पर पता नहीं सलाइवा बहुत कम बनता है, जिसकी वजह से क्या कि बार बार अटकती है और मतलब साफ स्पष्ट बोला नहीं जाता। पता नहीं क्या हो रहा है। डॉक्टर को भी दिखाया था, अब डॉक्टर ने जो रिपोर्ट करवाई उसमें कुछ आया ही नहीं। आप लिखो इसको जल्दी से। बाकी आपको हर परिस्थिति में लड़ना आना चाहिए साथियों। बस मैं तो यही कहता हूँ आपको। देखो दुनिया आपके बारे में अपनी जो राय रखती है वो दुनिया का काम है। आप अपने लिए क्या सोचते हो ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया का क्या काम है कि दुनिया किसी भी इंसान से अपनी जो अपेक्षा है वो पूरी करने की कोशिश करती है। बाकी हम लोग क्या सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं यार ये अच्छा होगा, नहीं ये अच्छा होगा। बाकी इस दुनिया में अगर हम अच्छे की और जो बुरे की परिभाषा करें कि हमारे जीवन में कौन से लोग ज्यादा है, तो आपको पता चलेगा कि अच्छे तो 2-3 ही आए हैं, लेकिन बुरे बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने हमेशा आपका इस्तेमाल करा है। तो ये चीजें जीवन में मैटर नहीं करती कि आप कब को कहाँ पर क्या हो। आपका जब वक्त होगा, जब आपका समय होगा, जब आपको सारी चीजें मिल जाएगी। आपको पता है किसी चीज को बनने में क्या लगता है? वक्त लगता है। अगर कोई बन गया आज, बहुत सारे लोग उसको भीड़ की तरह चाह रहे हैं। भाई अगर कोई बड़ा है तो सब लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, बल्कि उनको ये नहीं पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस कतार में लगे हुए हैं कि उनका कब नंबर आएगा और कब वो ऊपर चल जाएंगे, किसी को कोई पता नहीं है। इसलिए हमेशा अपने साथ रहने वाले लोगों की क्या करें? इज्जत करें, कदर करें। बाकी जो एक बार इंसान आपकी लाइफ से चला गया वो वापस कभी नहीं मिलने वाला है। तो हमेशा क्या करनी है? सबकी कदर करनी। लिख लिया इसको। अब हम आगे बात करते हैं। देखो देख लिया? ठीक है। अब देखो कि भाई और मरुस्थल में क्या क्या चीजें पाई जाती है। मैं साथियों क्लास अकेला रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए मैं बार बार देखता हूँ कि भाई माइक की प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, क्लास रुक तो नहीं गई है। इसलिए मेरे को बार बार जाके देखना पड़ता है, क्योंकि ना तो हमारे पास में कोई ज्यादा बड़ी कोई वो टीम तो है नहीं कि भाई हमारे पास में कोई बहुत बड़े ज्यादा संसाधन है। बस आप लोग हो। बस आपसे मैं इसलिए तो कहता हूँ चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आप लाइक करो वीडियो। आपको अगर चीजें समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बताओ कि हाँ सर मुझे आपकी ये क्लास समझ में आई है, आपने अच्छे से हमारे को याद करवाया, आपने इतना सारा मैटर हमें दे दिया कि हमें सच में लगता है कि भाई आपने सच सच में आप हमारे लिए कुछ कर रहे हो। साथियों क्या कर रहे हो? सच में आप हमारे लिए कुछ कर रहे हो। तो बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो अगर हम बात करें किसकी? थार के मरुस्थल की। थार मरुस्थल। देखो अगर हम बात करें कि इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में। अगर हम बात करें कि भाई इसका न्यूनतम विस्तार कहाँ पर है? न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम विस्तार कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। हरियाणा में। अगर हम बात करें कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल किसका? थार के मरुस्थल का। थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल है 2,09,000। 2,09,000 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर लिख लो, वर्ग किलोमीटर। वही अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान में, कि राजस्थान में कितना है कि 1,75,000,
75,000 वर्ग किलोमीटर लिखो जल्दी से। अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर वनस्पति कैसी है, वनस्पति है यहाँ पर कांटेदार झाड़ियां, कैसी है, कांटेदार झाड़ियां जैसी वनस्पति है। अगर हम यहाँ पर बात करें जलवायु की, जलवायु कैसी है यहाँ पर, शुष्क जलवायु है, कैसी है, शुष्क। अगर हम बात करें कि वर्षा कितनी होती है यहाँ पर, वर्षा होती है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, क्या होती है, 40 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें यहाँ पर मृदा की, किसकी बात करें, मृदा की, तो मृदा कैसी है यहाँ पे, बलुई या रेतीली मृदा, रेतीली मृदा लिखो जल्दी से। लिख लिया। थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, राजस्थान में। न्यूनतम कहाँ पर है, हरियाणा में। कुल क्षेत्रफल कितना है थार के मरुस्थल का, 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में कितना, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। मृदा कौन सी यहाँ पे, बलुई। वनस्पति कांटेदार झाड़ियां। जलवायु शुष्क है यहाँ पे। वर्षा कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर होती है। लिखो जल्दी से। लिख लिया। अगर यहाँ पे हम बात करें किसकी, खनिज के, तो खनिज कौन सा है यहाँ पे, जीवाश्म खनिज है। कौन सा है, जीवाश्म खनिज। खनिज लिखो। ठीक है, और क्या बाकी रह गया, लिख लो जल्दी से। लिख लिया पूरा। अब देखो, ये अपना क्या हो गया, थार का मरुस्थल समाप्त हो गया। एक दो लाइन और लिख लो। कल की इस क्लास में हम शुरुआत करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की। किसकी शुरुआत करेंगे, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की। आशा करता हूं साथियों कि आपने थार के मरुस्थल को एक एक चीज और एक एक जो हमने फैक्ट है उसकी विस्तृत जानकारी समझी थी साथियों। क्या समझी थी, एक एक चीज की विस्तृत जानकारी समझी थी। देखो, स्टील ग्रिड चूना, स्टील ग्रिड चूना ये कहाँ पाया जाता है, सोनू क्षेत्र जैसलमेर में। कहाँ पाया जाता है, सोनू क्षेत्र जैसलमेर में। कहाँ पर पाया जाता है, सोनू क्षेत्र जैसलमेर में पाया जाता है। और देखो, केमिकल ग्रिड, केमिकल ग्रिड चुना। ये साथियों दो क्वेश्चन मैंने जो लिखा है, दो इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों दोनों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद होना ही चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, ये कहाँ पाया जाता है, बाड़मेर, नागौर और जोधपुर में। कहाँ पाया जाता है, बाड़मेर, नागौर और जोधपुर में पाया जाता है केमिकल ग्रिड चूना। और स्टील ग्रिड चूना कहाँ पाया जाता है, सोनू क्षेत्र जैसलमेर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सोनू क्षेत्र जैसलमेर में पाया जाता है। लिख लिया। लिख लो जल्दी, ठीक है। ठीक है साथियों, आज की क्लास में हमारा क्या हो गया, मरुस्थल समाप्त हो गया। पूरे मरुस्थल की क्लास ले लेना आप, एक एक चीज, एक एक सारी चीजें मैंने आपको समझा दी।
सबके नोट्स बना लेना साथियों। आज की क्लास में इतना ऊर्जावान नहीं दिखा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ी तबियत की वजह से मैं थोड़ा बोल नहीं पाया हूँ, लेकिन कोई नहीं, अपन कल वापस कंटिन्यू करेंगे। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए साथियों। जय हिंद। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपने व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें साथियों। जय हिंद।